स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। वक्त सुपर फास्ट 100 का है और मैं हूं राजीव शर्मा। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इमरान मसूद पर पलटवार करते हुए विवादित बयान दे दिया है। सहारनपुर के कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के मोदी पर दिए गए बयान के जवाब में वसुंधरा ने कहा कि एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, फिर देखिए किसके टुकड़े होते हैं। सहारनपुर में एक कांग्रेस प्रत्याशी ने यह कह दिया कि मोदी के टाइम टुकड़े टुकड़े करके रखे। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। दरअसल सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी कर देने की धमकी दी थी, जिसके लिए उन्हें कुछ दिन जेल की हवा खानी पड़ी थी। बाद में जमानत पर इमरान मसूद को छोड़ दिया गया था। बीजेपी के यूपी प्रभारी और नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह ने शामली में बड़ा और कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले लेने का चुनाव है। सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव। वहीं बीजेपी महासचिव अमित शाह ने बिजनौर में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी की सरकार अपने आप गिर जाएगी। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनाओगे तो दूसरे ही समझना मुल्ला मुलायम की सरकार अपने आप गिर जाएगी। अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार गिराना फासिस्ट विचारधारा है। उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत है तो हमारी सरकार गिराकर दिखाएं। उन्नाव में बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बनी तो राम मंदिर बनवाएंगे। सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर बनवाया जाएगा। लखनऊ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने नामांकन पर्चा भर दिया है। राजनाथ सिंह इस बार गाजियाबाद सीट छोड़कर लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को यहियागंज गुरुद्वारे में जाकर जीत के लिए मन्नत मांगी। इस मौके पर उनके साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। अटल के बाद लालजी टंडन लखनऊ से जीते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से उम्मीदवार राजनाथ सिंह को जीत का आशीर्वाद देने के लिए अंगवस्त्र भिजवाया था। अटल के निजी सचिव शिव कुमार राजनाथ के लिए अंगवस्त्र लेकर पहुंचे थे। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन के लिए लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर पहुंच चुके हैं। इसके बाद आडवाणी की जनसभा भी है। लखनऊ से कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी का नामांकन भी आज है। वहीं वडोदरा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री का नामांकन है। मधुसूदन मिस्त्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से महज 13 कदम दूर हैं। ये बात सामने आई है हंसा और सीएसडीएस के सर्वे में। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एनडीए 259 का आंकड़ा छू सकता है, जो कि बहुमत से 13 सीट कम है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का भारत विजय अभियान जारी है। आज नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में भारत विजय रैली करेंगे। शिवपुरी के गोकुल पार्क में मोदी की रैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज नागपुर दौरा है, जहां पर सोनिया गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार विलास के प्रचार के लिए जा रही हैं। नागपुर में जनसभा के बाद सोनिया गांधी ओडिशा भी जाएंगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया आज दिन भर नोएडा में कैंपेनिंग पर हैं। उधर अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास का दिल्ली के चांदनी चौक में रोड शो है। चांदनी चौक में पार्टी ने पत्रकार आशुतोष को मैदान में उतारा है। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की आज हरियाणा के सफीदों में जनसभा है, जहां पर सुषमा स्वराज सोनीपत में अपने उम्मीदवार रमेश कौशिक के लिए लोगों से वोट मांगेंगी। इसके अलावा अंबाला में भी सुषमा की जनसभा है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट आज राजस्थान के विराटनगर में चुनावी सभा करेंगे। यहां वो पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सीपी जोशी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। इसके बाद सचिन पायलट की मेढ़ इलाके में जनसभा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज नोएडा में जनसभा है। नोएडा में रैली के बाद मायावती बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बदायूं में जनसभा करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव संभल और अमरोहा में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज हिसार में रोड शो है। हिसार के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार प्रोफेसर आनंद कुमार के प्रचार के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे।
इससे पहले कल साउथ दिल्ली में रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ। अपने समर्थकों के साथ रोड शो कर रहे केजरीवाल की गर्दन पर एक युवक ने मुक्का जड़ दिया। लड़के ने माला पहनाने के बहाने केजरीवाल पर हमला किया। हमला करने वाले युवक को केजरीवाल समर्थकों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हत्थे चढ़े शख्स की खूब पिटाई हुई। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से शख्स को छोड़ने की अपील की। नहीं तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। वो हमें जान से भी मार दे, हमारे हाथ में खाएंगे हम उनके ऊपर। केजरीवाल पर हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आप कार्यकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ हमलावर को पकड़ कर ले गई। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाले शख्स का नाम अब्दुल वाहिद बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली के जामिया नगर इलाके का रहने वाला है। अब्दुल वाहिद की उम्र 19 साल है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर के सवालों का ट्वीट कर जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि आपने जो लिखा उससे मैं बेहद आहत हूं। मैं सिर्फ देश के लिए काम कर रहा हूं, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। दरअसल आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने एक अखबार में लिखे अपने लेख में केजरीवाल की सियासत पर सवाल उठाए थे। श्री रविशंकर ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को सत्ता मिलती है तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। श्री रविशंकर ने यह भी कहा कि केजरीवाल दूसरे नेताओं से अलग नहीं है, उनका भी एक छुपा हुआ एजेंडा है। लेख में श्री रविशंकर ने लिखा कि सस्ती लोकप्रियता, अति महत्वाकांक्षा और तानाशाही रवैये से आम आदमी पार्टी ने अपनी छवि मैली कर ली है। आम आदमी पार्टी ने कौशाम्बी लोकसभा सीट पर एक नए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। वकील स्वर्णलता सुमन इस सीट से आप के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले इस सीट पर आपकी उम्मीदवार शीतला प्रसाद ने टिकट वापस लौटा दिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी का घोषणा पत्र 7 अप्रैल को आ सकता है, लेकिन आचार संहिता के चलते टीवी पर 12 अप्रैल से पहले नहीं दिखाया जा सकेगा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र में देरी की वजह उसमें किए गए कुछ बदलाव हैं। इससे पहले कल बीजेपी ने यूपीए सरकार के खिलाफ चार्जशीट जरूर पेश कर दी। इसमें बीजेपी ने यूपीए सरकार के 10 साल के शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार, घोटालों और अर्थव्यवस्था के कथित कुप्रबंधन का खुलासा किया। इस चार्जशीट में बीजेपी ने यूपीए सरकार के 21 बड़े घोटालों का जिक्र किया। बीजेपी ने यूपीए शासन में हुए घोटालों, महंगाई और बेरोजगारी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यूपीए शासन के घोटालों की जांच अब तक नहीं होने दी। उधर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है और इस तरह की चार्जशीट का कोई मतलब ही नहीं है। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जामा मस्जिद के शाही इमाम से मीटिंग रंग लाई। शाही इमाम अहमद बुखारी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। सदर मिसेस सोनिया गांधी से मुसलमानों के मसाइल और मुसलमानों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने जैसे उमूर पर आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। अहमद बुखारी ने बीजेपी से किनारा करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सेक्युलर आवाम आज के हालात पर गौर करे। उन्होंने कहा कि शिकायतें कांग्रेस से आज भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क फिरका परस्तों के हवाले कर दिया जाए। मजहब की बुनियाद पर सरबंदी करने में फिरका परस्त ताकतें दिन रात मसरूफ हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सेकुलर वोट किसी भी सूरत में तकसीम न हो। बुखारी ने अयोध्या के विवादित ढांचा गिराए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि उस वक्त की सरकार की गलती की वजह से सब कुछ हुआ और अयोध्या कांड के वक्त यूपी में बीजेपी की सरकार थी। शाही इमाम अहमद बुखारी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने मुसलमानों के लिए कुछ काम किया है। ममता बनर्जी आगे भी मुसलमानों की समस्याएं हल करने के लिए गंभीरता से कोशिश करेंगी। कि ममता बनर्जी मुस्तकबिल में भी मुसलमानों के मसाइल हल करने की संजीदगी से कोशिश करेंगी। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एसपी मुसलमानों को न सिर्फ उनका हक देने में नाकाम रही बल्कि उनकी जान और माल की रक्षा करने में भी नाकाम रही। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को न सिर्फ उनके हुकूक देने में नाकाम रही बल्कि वो मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करने में भी पूरी तरह नाकाम रही।
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी से अपील की कि वो एक बार फिर कांग्रेस को समर्थन करने के फैसले पर विचार करें। आजम के मुताबिक बुखारी की अपील से बीजेपी को फायदा हो सकता है। कांग्रेस की हिमायत की अपील पर एक बार फिर गौर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमजोर है और उनकी अपील से मुसलमानों में निफाक पैदा हो सकता है, मुसलमानों की ताकत बढ़ सकती है और जब मुसलमान बटेगा तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। यूपी में अहमद बुखारी मायावती का भी समर्थन नहीं करेंगे। बुखारी ने कहा कि सत्ता सुख के लिए बीएसपी किसी के भी साथ जा सकती है। शाही इमाम ने एसपी बीएसपी को मौका परस्त पार्टियां बताया। इक़्तिदार हासिल करने के लिए बीएसपी किसी के भी साथ और किसी हद जा सकती है। शाही इमाम बुखारी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल फिरका परस्ती पर क्यों नहीं बोलते। फिरका परस्ती से मुल्क टूटा है, करप्शन से नहीं। हालांकि शाही इमाम बुखारी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात बीजेपी को रास नहीं आई और चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। बीजेपी ने कहा कि सोनिया धर्म के नाम पर वोट मांग रही हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले कल कर्नाटक के बेल्लारी में बोलते बोलते राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही बोल गए। रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कह दिया कि उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी भी बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी, जबकि वो कभी यहां से चुनाव लड़ी ही नहीं। पुराना रिश्ता है बेल्लारी का और मेरे परिवार का। इंदिरा गांधी जी यहां से चुनाव लड़ती थी और सोनिया गांधी जी भी यहां से चुनाव लड़ी। बेल्लारी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। राहुल ने मोदी का नाम लिया बगैर और कहा कि बीजेपी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में बोलते फिरते हैं, लेकिन येदियुरप्पा का घोटाला उन्हें नहीं दिखता। बीजेपी के नेता पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं। कर्नाटका में उनकी सरकार का करप्शन उनको नहीं दिखता। येदियुरप्पा जी उनको दिखाई नहीं देते। राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस जितनी लड़ाई किसी पार्टी ने नहीं लड़ी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के अड़ंगे के चलते भ्रष्टाचार विरोधी कई बिल संसद में पास नहीं हो पाए। विपक्ष ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिलों को रोकने की कोशिश की। लोकपाल बिल हमने पास किया, मगर 5 बिलों को उन्होंने रोका। बेल्लारी में रैली के बाद मंगलौर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने राहुल के काफिले के आगे काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। चुनावी दौरे पर निकली बीजेपी नेता उमा भारती की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें भोपाल लौटना पड़ा। उमा डॉक्टरों की देखरेख में है। भोपाल के उनके घर पर उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के साले साधु यादव और बहन राबड़ी देवी के खिलाफ सारण से चुनाव नहीं लड़ेंगे। साधु यादव ने सारण सीट छोड़कर महाराजगंज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जहां साधु यादव आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह के सामने होंगे। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ ने शुक्रवार को नांगलोई में रोड शो निकाला। वो यहां से मौजूदा सांसद हैं और इस बार इनका मुकाबला बीजेपी के उदित राज और आम आदमी पार्टी के राखी बिरनान से है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। उनकी बहू एकता अग्रवाल भी उनके लिए इलाके में घूम घूम कर वोट मांग रही हैं। जेपी का यहां बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी और आपके पार्टी के प्रोफेसर अनंत कुमार से मुकाबला है। नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन ने अपने संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा कर लोगों से वोट मांगे। माकन ने पटेल नगर और बलजीत नगर में पदयात्रा की। इस सीट पर अजय माकन का मुकाबला बीजेपी के मीनाक्षी लेखी और आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अवतार सिंह भडाना के लिए वोट मांगे। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में मोदी की लहर नहीं है और उन्हें भरोसा है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस ही जीतेगी। राजस्थान के सवाई माधोपुर से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। बच्चे अजहर का ऑटोग्राफ लेकर काफी खुश थे। कानपुर में चुनाव से ठीक पहले मुरली मनोहर जोशी का विरोध शुरू हो गया है। विरोध कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। गलियों में मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें मोदी है जरूरी, जोशी है मजबूरी लिखा गया है। यूपी के जौनपुर में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक ने लोगों से मोदी को पीएम बनाने की अपील की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगे।
राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने की घटना उन्मादी भीड़ का काम नहीं था, बल्कि यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया था। खोजी वेबसाइट कोबरा पोस्ट के एक स्टिंग ऑपरेशन में इसका दावा किया गया है। कोबरा पोस्ट ने स्टिंग के जरिए दावा किया कि मंदिर आंदोलन की अगुवाई कर रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस योजना से अच्छी तरह वाकिफ थे। स्टिंग में दावा किया गया है कि 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को ढहाने की योजना संघ परिवार की अलग अलग शाखाओं ने बनाई थी, जिसे संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने अंजाम तक पहुंचाया था। अभी तक माना जाता रहा है कि 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद के ढांचे को उन्मादी भीड़ ने ढहा दिया था। कोबरा पोस्ट ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले 23 लोगों पर स्टिंग ऑपरेशन किया है। स्टिंग का नाम राम जन्मभूमि ऑपरेशन रखा गया है। बीजेपी ने स्टिंग को माहौल बिगाड़ने वाला बताते हुए चुनाव आयोग से इस पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी कोबरा जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले 23 लोगों पर स्टिंग ऑपरेशन किया है। स्टिंग का नाम राम जन्मभूमि ऑपरेशन रखा गया है। बीजेपी ने स्टिंग को माहौल बिगाड़ने वाला बताते हुए चुनाव आयोग से इस पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी कोबरा पोस्ट के स्टिंग पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने स्टिंग को बीजेपी की ओर से वोटों के ध्रुवीकरण की साजिश बताया है। मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। कवर स्टोरी में कहा गया है कि मोदी में कई अच्छी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद पत्रिका पीएम पद के लिए मोदी का समर्थन नहीं कर सकती। हालांकि द इकोनॉमिस्ट ने यह भी लिखा कि मोदी के ही पीएम बनने के चांस ज्यादा है। पत्रिका ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मोदी की तुलना करते हुए सलाह दी कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी के मुकाबले राहुल को चुनना ज्यादा सही है। द इकोनॉमिस्ट ने भले ही मोदी पर पीएम के तौर पर खारिज होने कर दिया हो, लेकिन गुजरात के सीएम के तौर पर उनके कार्यकाल की तारीफ भी की गई है। पत्रिका ने लिखा है कि मोदी आर्थिक विकास की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व वाला गठबंधन दागदार है। मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार नगमा के लिए पूर्व क्रिकेटर और सांसद अजहरुद्दीन ने प्रचार किया। अजहरुद्दीन के साथ मेरठ की पहली महिला सांसद मोहसिना किदवई ने भी रोड शो के जरिए लोगों से वोट मांगे। इस दौरान दोनों ने एक सभा में कांग्रेस उम्मीदवार नगमा को वोट देने की अपील की। गाजियाबाद के मसूरी थाने में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। राज बब्बर पर एक सभा के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज कर दिया है। तुकी ने बुरागांव और ईटानगर में चुनावी प्रचार करते हुए लोगों से वोट मांगा। नबाम तुकी प्रदेश की जनता से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तुकी ने कहा कि लोगों को संबोधित करते हुए घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं, जीत के बाद उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। बुरागांव का जो कैंडिडेट है वो तो बहुत खुश था, वो भी बहुत कंफर्टेबल जीतेगा बोल के बताया हमको। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी नर्सरी एडमिशन फौरन शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्कूल 15 अप्रैल से नर्सरी का सेशन शुरू कर सकते हैं। आज जोधपुर सेशंस कोर्ट में आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। आसाराम की ये तीसरी जमानत याचिका है। इसके पहले 2 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप केस में 3 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि चौथे दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इन तीनों के अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। 4 दोषियों में से 3 विजय जाधव, कासिम शेख और सलीम अंसारी को इससे पहले टेलीफोन ऑपरेटर रेप केस में भी दोषी पाया गया था, जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जबकि चौथे दोषी मोहम्मद अशफाक को शक्ति मिल गैंगरेप में इन तीनों दोषियों के साथ शामिल होने का उस पर आरोप है। फांसी की सजा पाए 3 रेपिस्टों ने पिछले साल 31 जुलाई को एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप किया था। उसके महीने भर के अंदर ही 22 अगस्त 2013 को चौथे दोस्त के साथ मिलकर एक फोटो जर्नलिस्ट को गैंगरेप का शिकार बनाया। दिल्ली के बाहरी रिंग रोड इलाके में सड़क पर एक कार धू कर जल उठी। काफी तेजी से ये कार बुराड़ी की तरफ से आ रही थी और तेज ब्रेक लगने के बाद पहले पत्थर से ये टकराई और देखते ही देखते इस गाड़ी में आग लग गई। आग की उठती लपटों को देखकर सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यूपी नंबर की ये जाइलो कार देखते ही देखते आग की लपटों से पूरी तरह घिर गई। गनीमत रही कि वक्त रहते कार का ड्राइवर बाहर निकल आया। हादसे की वजह से बाहरी रिंग रोड पर लंबा जाम भी लग गया। काफी देर रात तक लगी इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया।
गुजरात के वलसाड़ में आग की ऐसी भयावह तस्वीर सामने आई है। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग के बाद भीषण आग की तस्वीर है ये। देखते ही देखते केमिकल फैक्ट्री चारों ओर से आग की लपटों में घिर गई। वलसाड़ के धमराची गांव में बने केमिकल फैक्ट्री में आग के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। शुक्रवार की देर शाम लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया था। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आग से कंपनी को लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन उन्हें भी घंटों मशक्कत के बाद कामयाबी नहीं मिली। आग कैसे लगी इसकी वजह साफ नहीं हो पाई। दिल्ली में 24 घंटे में रेप और छेड़छाड़ के 6 मामले सामने आ चुके हैं। भलसवा डेरी इलाके में 2 मामले सामने आए, जहां पर 65 साल के एक शख्स पर अपनी 5 साल की बेटी से रेप करने का आरोप लगा। तीसरा मामला संगम विहार का है, जहां पर 3 साल की मासूम से 16 साल के आरोपी ने रेप किया। दिल्ली में चौथा और 5वां मामला कोटला मुबारकपुर का है। 25 साल के एक शख्स पर 2 बहनों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। वहीं छठा मामला मंगोलपुरी का है। 9 साल की एक मासूम के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ को अंजाम दिया। दिल्ली के आईटीओ के पास एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल होने से वो खराब पड़े ट्रक से जा टकराया। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। देर रात दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से महज 50 मीटर की दूरी पर नशे में धुत युवकों ने जमकर हंगामा किया। स्कॉर्पियो सवार इन युवकों की वजह से आईटीओ पर लंबा जाम लग गया। हंगामा करने के बाद नशे में धुत युवक सड़क पर ही गाड़ी खड़ी करके सो गए। काले रंग की स्कॉर्पियो पर समाजवादी पार्टी का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस की माने तो गाड़ी नोएडा की है। 40 मिनट बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी समेत नशे की हालत में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि गाड़ी सवार बाकी युवक वहां से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के सतना में बदेरा थाने के अंदर अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाके की वजह से थाने के 2 कमरे जमींदोज हो गए, जिसमें दबकर एक सिपाही की मौत हो गई। वहीं T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दक्षिण अफ्रीका ने 173 रन का लक्ष्य दिया था। भारत ने 19.1 ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। मैच के हीरो रहे विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली। विराट ने पहले शानदार छक्का लगाकर 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद विजयी चौका लगाकर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। वहीं युवराज सिंह ने 18 रन की पारी खेली तो सुरेश रैना ने 21 रन बनाए। रैना ने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 13 गेंदों पर 24 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 शानदार छक्का शामिल है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज ड्यूप्लेसी ने 41 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली। ड्यूप्लेसी ने 5 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। जेपी जिमनी ने नाबाद 45 और मिलर ने 23 रन की नाबाद पारी खेली। टीम इंडिया की ओर से आर अश्विन 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। इनके अलावा भुवनेश्वर कुमार को भी 1 विकेट मिला। अब भारतीय टीम 6 अप्रैल को होने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी। अफगानिस्तान में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 8 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। चुने हुए नए राष्ट्रपति करजई की जगह लेंगे। करजई को 2001 में तालिबान के शासन का अंत होने के बाद राष्ट्रपति बनाया गया था। उत्तर कोरिया का एक मालवाहक जहाज दक्षिण कोरिया के दक्षिणी तट के पास डूब जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर कहा कि मोदी के बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अजीज ने कहा कि इसी वजह से मोदी की छवि मुस्लिम और पाकिस्तान विरोधी मानी जाती है। क्रीमिया के रूस में विलय के बाद वहां मौजूद सभी यूक्रेनी सैनिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया, लेकिन यूक्रेन के 8000 सैनिक अब भी क्रीमिया में ही रुके हैं। शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के रिलीज से पहले ही 200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म की वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए 125 करोड़ रुपए की न्यूनतम गारंटी ली गई है। हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवी रियो 2 का मुंबई में ट्रेलर लॉन्च किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर की फिल्म एक विलन का पहला टीजर रिलीज कर लिया गया है। और अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स का नया गाना रिलीज किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं।